एक साधु के कहीं भी जाने का उद्देश्य मनुष्य का रक्षा, मनुष्य की उन्नति, साथ में वो जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य, और सबसे बड़ी बात जो है, जिस कली काल के नाम पर घोर अधार्मिक कृत्य चल रहे हैं, तो धर्म का सात्विक परिभाषा क्या है? हमारे वैदिक रीतियों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, क्योंकि धर्म के जब छिछले स्तर का वर्णन ज़्यादा होता है तो पूरे सत्य धर्म को ही लोग बदनाम करने लगते हैं। और इस दृष्टि से हमारा इस जनपद में आगमन हुआ है। यहाँ पहले से काफ़ी, मैं शिष्य तो किसी को कहता नहीं, हमारे श्रोता हैं, और शिष्य शब्द बहुत बड़ा है। जो संपूर्ण अनुशासन को माने उसको ही शिष्य कहते हैं, मंत्र लेने से कोई शिष्य नहीं होता। तो भारत की प्रत्येक जनता, भारत के प्रत्येक लोग और सनातन धर्म में होने के कारण वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी आस्था है, उससे हम जहाँ भी जाते हैं पूर्व परिचित यहाँ हजारों लोग हैं। और आज उन्हीं के बीच में नवरात्रा के इस महासप्तमी और महाअष्टमी के अवसर पर हम उन्हें संबोधित करेंगे और वास्तव में नवरात्रा क्या है इस विषय पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन में आनंद हो, उत्साह हो, इसके लिए हम वाणी के माध्यम से प्रयत्न करेंगे। अभी तक आपने भारत के किन किन राज्यों में भ्रमण किया, कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुए? देखिए, मैं पूरे भारत को प्रायः 5 बार घूम चुका हूँ। मैं परिव्राजक रहा हूँ, और ये घूमना भी सिर्फ इसलिए है कि अपने देश को समझना, देश के लोगों को समझना, केवल भौगोलिक स्थिति को नहीं बल्कि मनुष्य के मानस की स्थिति को समझना है। मानसिक स्थिति जब मनुष्य की सही होगी, क्योंकि आज भारतवर्ष या दुनिया में सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो है डिप्रेशन का, टेंशन का, तनाव का। आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे या पढ़ाई ज़्यादा होगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होंगे, मैकोले की शिक्षा होगी, जीविका की विद्या पाने के आपके पास बहुत सारे उपाय होंगे, पर जीवन की विद्या के पाने के उपाय बहुत कम हो गए हैं। इसलिए चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, चाहे आईएएस आईपीएस हों, आप उनको भी आत्महत्याएं करते देखते होंगे, डॉक्टर्स को भी आत्महत्याएं करते देखे होंगे। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतना ही श्रेष्ठ है तो इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई अपने जीवन का अंत कैसे कर लेता है? वो क्या कारण है कि पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा जिनके ऊपर दिया जाता है? बिहार में बक्सर के डीएम ने ऐसा किया था, पांडे जी थे, जिनको पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा दिया गया था, परंतु घर में एक छोटी सी समस्या हुई, उस तनाव को न झेल सके और गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है भारत के लिए। हर माँ बाप और हर व्यक्ति का एक ख्वाहिश होता है कि हमारा बेटा आईएएस और आईपीएस बने, परंतु मानसिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर उनका विकास हो, इसके लिए हम नहीं सोचते, और यही सबसे बड़ा तनाव का कारण है। मौलिक रूप से भारत चूंकि विश्वगुरु रहा था, अभी नहीं है, भारत सोने की चिड़िया थी, अभी नहीं है, अच्छे दिशा में अब जा रही है, तो पुनः कैसे ये हो सकता है और सारी दुनिया को लीड कर सकता है? इसके लिए धर्म का उत्थान जरूरी है, और वो भी मूल धर्म का उत्थान जरूरी है, धर्म के नाम पर अधर्म का नहीं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आपके शिष्य हैं? देखिए, शिष्य का मैंने खंडन कर दिया पहले आपको। पूरे भारतवासी और पूरी दुनिया मुझे सुनती है, और मुझे भी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों कितने फॉलोअर्स हैं, वो आप देख लेंगे, वो उसको मैं देखता नहीं। छत्तीसगढ़ हैं, झारखंड है, बिहार हैं, स्वयं जहाँ मैं उत्तर प्रदेश, वहाँ पूर्वांचल हमारा है, और आप दिल्ली, हरियाणा, चूँकि मैं वृंदावन में रहता हूँ, हिमाचल है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे साउथ में भी हर जगह लोग हैं, और अच्छी संख्या में लोग हैं जो सुनते हैं, जिनको अच्छा लगता है, उनकी चेतना का विकास होता है सुनने से। आने वाला साल कैसा होगा? आने वाला साल तो हमेशा आता ही रहता है। मनुष्य का चेतना जितना उन्नत होगा, आई एम नॉट पामिस्ट, मैं कोई पामिस्ट नहीं हूँ, और न हस्तरेखा पर मेरा ऐसा कोई कमांड है, और न मैं वो बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य चेतना के स्तर पर जितना विकसित होगा, जितना ज्ञानवान होगा, उतना उसका जीवन अच्छा होगा। जिसको भविष्य की चिंता नहीं होगी और जिसको अतीत से कोई दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी को पंडित कहा है।
मुझे लगता है श्रीमद् भगवत गीता केवल सनातन धर्म के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मौलिक ग्रंथ है, जिसे बड़े बड़े, चाहे आप जिनको क्रिश्चियन कहते हैं, जिनको कहते हैं, सभी लोग पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसमें तो बस इतना ही बताया गया है कि जो भविष्य की चिंता से मुक्त है और अतीत के शोक से मुक्त है, जो वर्तमान में जीता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। पंडित का अर्थ ज्ञानी है, सुखी है, आनंदित है। तो मुझे लगता है भारत अगर चेतना के स्तर पर निरंतर सत्य धर्म की ओर आगे बढ़ता रहा, धर्म का सच्चा प्रचार होता रहा, तो अच्छा होगा। शुभकामना व्यक्त करते हैं कि वर्ष अच्छा हो। और बहुत अच्छा दिखता तो नहीं, आप जहाँ पूरे विश्व में युद्ध देख रहे हैं, बहुत अच्छा दिखता नहीं। भारत में कई संतों के साथ घटना घटी हैं, इसको लेकर भारत सरकार को क्या करना चाहिए? इसमें अभी हाल ही में वहाँ पे हनुमानगढ़ी पे एक संत की हत्या हुई है, इसमें कुछ देखिए, भारत में संतों की हत्या, आम नागरिकों की हत्या, पत्रकारों की हत्या, नेताओं की हत्या, डॉक्टरों की हत्या, इंजीनियरों की हत्या मानवीय मूल्य के अनुसार है। मानव की हत्या ही बड़ी कठिनाई है जीवन में, और हत्या मनुष्य तभी करता है जब वो पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होता है। और पाश्विक वृत्तियों से मुक्त होने के लिए धर्म का अवलंबन करना होता है। जन्म से हर व्यक्ति पशु की तरह ही होता है। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, पर आज जितने भी स्टूडेंट कहते हैं, चाहे IITian हो, चाहे IIM में हो, चाहे किसी अच्छे विद्यालय में भी, या किसी पत्रकार से या लीडर से या डॉक्टर से या प्रीचर से या कॉन्ट्रैक्टर से आप पूछोगे कि सनातन धर्म क्या है, तो पहले तो घबरा जाएंगे। सनातन धर्म के संस्कार कितने हैं, तो शायद 1-2 बता पाएँ, नहीं तो अंतिम संस्कार सबको पता है, बाकी 15 संस्कार किसी को पता नहीं है। जब उन 16 संस्कारों के ऊपर भारत के लोग चलना प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत का मंगल होगा और भारत उन्नति को प्राप्त होगा। अभी कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और वगैरह, अभी हाल ही में प्रियंक खड़गे ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान किए थे जी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति का बोध जितना होता है उसके अनुसार वो अपनी वाणी को बाहर देता है। उनका जो बोध है भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति, धर्म के प्रति, वो बोल रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलें, चाहे वो उधर बैठे हुए स्टालिन बोलें, एक्टर मुख्यमंत्री का बेटा, ये कोई भी ऐसे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, वो अपने अज्ञानता का परिचय देते हैं। चूँकि भारतवर्ष भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। आप अगर गलत हैं, माफिया हैं, तब भी आपके साथ लाखों लोग रहेंगे। आप अच्छे लीडर हैं, तब भी आपके साथ लाखों फॉलोअर्स रहेंगे। आप ईमानदार हैं, तब भी आपके साथ लाखों फॉलोअर्स रहेंगे। आप कुछ भी बन जाओ ना, आपके साथ लाखों फॉलोअर्स रहेंगे ही। हर प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। तो जैसे जैसे ज्ञान की अवस्था बढ़ेगी, राष्ट्रवाद की अवस्था बढ़ेगी, राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तो ऐसे राष्ट्र और धर्म के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोग पीछे चले जाएंगे। अभी उनको ऐसा लगता है कि ये टिप्पणी करने से उनके वोट बढ़ जाएंगे, तो टिप्पणी कर रहे हैं। सीधा मामला वोट का है। उनको लगेगा कि ये टिप्पणी करने से धर्म के ऊपर में हम तो समाप्त हो जाएंगे, तो टिप्पणी करना बंद कर देंगे। तो जैसे जैसे सत्य धर्म का प्रचार होगा, रियल धर्म का प्रचार होगा, लोग ज्ञानी होंगे, तो ऐसे लोगों की वाणी फिर लोग सुनेंगे नहीं, और शायद बोलने से लोग ऐसी बातें बोलने से पीछे भी हटेंगे। अभी उनको लाभ नजर आता होगा तो बोल रहे हैं। अब तो आगे ये तय करेगी जनता कि ये बोलने से उनको लाभ हुआ या उनके जीवन में नुकसान हुआ। हाँ, देश का नुकसान तो जरूर हो रहा है, भारतीयता का नुकसान जरूर हो रहा है, हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है। अच्छा, जहाँ एक और वोट बैंक की बात करने की बात हुई है, तो क्या आगामी 2024 में मतलब क्या लगता है आपको कि देश में कौन देश की लगा है कमान संभालेगा? देखिए, भारत में जितने भी दल हैं भारतीय संविधान के तहत ही पंजीकृत हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आया है। तो उस दृष्टि से सबके पास अपने अपने अवसर हैं, सभी अपनी नीतियों को सामने रख रहे हैं। और विगत कई वर्षों से आप भारत में सरकार चलते हुए भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार चलते हुए देख रहे हैं। मैं जब भी उत्तर प्रदेश के बाहर भारत के अन्य किसी राज्य में या कहीं भी जाता हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था की चर्चा जरूर करता हूँ। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, जिनको मठ में रहने वाला एक साधारण मठाधीश और संत कहा जाता था, वो इतने योग्य और कुशल प्रशासक हैं कि जहाँ बहन बेटियाँ अब सुरक्षित होकर के बाहर निकल रही हैं। किसी भी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा है तो आपका विकास निश्चित होगा। जिस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नीचे गिर गया, वहाँ का विकास, वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे जो अमेरिका से भी प्रायः समकक्ष या उससे भी बड़ा जनसंख्या के मामले में प्रदेश है, उस देश से बड़ा है। इस प्रदेश को ठीक से चलाना
लॉ एंड ऑर्डर को पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा करना, यह एक शुभ सूचना है और राजनीतिज्ञों को इससे सीख लेनी चाहिए। अभी बहुत संभावनाएं हैं सुधार की, कोई क्लीन चिट नहीं है, बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई चल रहा है, टेक ऑफ हो रहा है प्लेन का, तो हम आशा करते हैं कि अच्छी दिशा में उड़ान हो रही है और आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रवाद का समर्थन करती हैं, जो धर्म के ऊपर चलती हैं, जो न्याय के ऊपर चलती हैं, सत्य के ऊपर चलती हैं, धर्मनिरपेक्षता कोई शब्द होता नहीं है, पंथ निरपेक्षता होता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द तो पहले हटा देना चाहिए। धर्म सापेक्ष ही राष्ट्र चल सकता है। लोग कहते हैं धर्म और राजनीति को एक में मिलाना चाहिए कि नहीं, तो क्या अधर्म और राजनीति को मिलाना चाहिए? दो ही चीज़ है, धर्म और अधर्म दुनिया में है। तो धर्म और राजनीति को चीनी और पानी की तरह मिलकर शरबत हो जाना चाहिए। कभी भी राजनीति को धर्म से अलग होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ नहीं जानने के कारण लोग सांप्रदायिक कह के आपको चढ़ा देते हैं, राष्ट्रवादियों को। पर संप्रदाय का सही अर्थ, चूंकि हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन और मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े पले लोग हैं, हमने अपनी विद्या पढ़ी नहीं है, हमने गुरुकुलम की विद्या पढ़ी नहीं है। संप्रदाय का सीधा सीधा अर्थ होता है सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, विरासत को हम संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से देने की विधा को संप्रदाय कहते हैं। तो इस दृष्टि से तो प्रत्येक भारतीय को, सनातनी को गर्व से कहना चाहिए कि हाँ, मैं सांप्रदायिक हूँ। पर आप देखिए, चूंकि हम पढ़े नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, इसलिए हमको कोई कह देता है सांप्रदायिक है तो हम चुपचाप, नहीं मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। अरे गौरव से कहिए ना कि आप सांप्रदायिक हैं। नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया उनको, 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 ऐसे ऋषि परंपरा के अनुसार हमारे पास जो ज्ञान आया है, उस ज्ञान को ग्रहण करने को ही संप्रदाय कहते हैं। तो ज्ञान की बड़ी जरूरत है। अज्ञानता के कारण भारत को लज्जित होना पड़ता है। भारत ज्ञानी होकर के विश्वगुरु बन सकता है। महाराज जी, एक सवाल है, देश में ये जितने अपराध हैं ये कब थमेगा? मतलब लूटपाट, बलात्कार, ये इस पे क्या किया जाए, जो है ये कब सुधरेगा? मतलब इतने भी हम कितने भी प्रवचन चलते हैं, लेकिन आए दिन मतलब डेली मर्डर, हादसे ये होते रहते हैं। इस पे क्या मतलब है, इसमें क्या ऐसा होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, चेतना का विकास उसी को कहते हैं। अब चेतना शब्द ही भारत के लोग नहीं समझते। मैं चेतना पर बात बोलूँ तो कॉन्वेंट स्कूल का कौन विद्यार्थी चेतना समझेगा? तो जब हम मौलिक चीज़ों को ही नहीं समझते, आत्मा नहीं समझते, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं समझते, हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जीवन की विद्या में अंतर नहीं समझते, तो क ख ग घ और ABCD पढ़ाने के लिए 1 वर्ष की शिक्षा लगती है। 25-27 साल लग जाते हैं तो जा करके 10-20 हज़ार कमाने के लायक आदमी बनता है। तो पेट की विद्या में 25 साल देते हैं, तो जीवन की विद्या के लिए भी कुछ वर्ष तो देने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं 5 मिनट बैठे, 3 घंटे प्रवचन हुआ और हमारा जीवन बन गया। प्रवचन एक मार्ग है जो ये बताता है कि सत्य के ऊपर आप चलेंगे तो आप शांतिपूर्ण और निर्भीक जीवन को जी सकते हैं। लेकिन वो बाध्य नहीं करता। सुनियम और सुनीति किसी को बाध्य नहीं करते। मानना बड़ी अच्छी बात, नहीं मानना और अच्छी बात, परिणाम तय। रेड लाइट ये नहीं कहता कि आप रुक जाओ, पर नहीं रुकोगे तो फिर चालान होगा, ये पक्का है। पर रेड लाइट किसी को जाके नहीं पकड़ता। वैसे ही धर्म की नीतियां हैं। धर्म किसी को नहीं रोकता, वो कहता है कि ये काम गलत है, ये सही है। मानना न मानना हमारे ऊपर है। अब ये नहीं कह सकते प्रवचन से कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल बहुत बढ़ गया है, उसके बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। इतना विद्यालय हो गया फिर भी अशिक्षित हैं। गाड़ी में ब्रेक है फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो प्रवचन हो रहा है तो कंट्रोल तो कुछ है, और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। हमारा खान पान सही होगा, हम मौलिक धर्म को समझेंगे, तब बदलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा की व्यवस्था को बदलना। जिस मैकोले ने ये कह दिया कि हम मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे, उसके बाद भी हम आशा लगाए हुए हैं कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हम शरीर से हुए, पर मानसिक रूप से तो मैकोले ने लिख दिया कि ये भारतीय सदा गुलाम रहेंगे। मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था देके जा रहा हूँ। 75 साल से हमारी सरकार है, आप शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल पा रहे। पूर्ण रूप से इस शिक्षा व्यवस्था को बदलकर हमारे पुराने गुरुकुलम और मॉडर्न कंप्यूटर साइंस इत्यादि को लेकर के एक फ्यूजन विद्या बनानी चाहिए, और यही विद्या फिर भारत को विश्वगुरु बना सकता है। अगला सवाल ये है महाराज, जैसे आपके माध्यम से हम एक चीज़ भेजना चाहते हैं चैनल के माध्यम से देश दुनिया में, कि ये जो है एक तरफ सरकार जो है आयुष्मान कार्ड वगैरह मतलब काफ़ी मतलब चिकित्सा पे दे रही, फ्री दे रही, गरीबों को दे रही है। एक तरफ ये जो मांस मदिरा दारू जो बेच रही है ना, इधर ये चल रहा धंधा, इनका बिजनेस हम यही कहेंगे।
बाकी का इसको कैसे मतलब आपके माध्यम से कोई ऐसी बात मैसेज जा सके सरकार को, ताकि इस पे जो है एक तरफ तो मतलब जो है आदमी ज़्यादातर तराई हो रहा है गरीबों में। देखिए ऐसा है, मैं आपके प्रश्न को समझ गया और मैं राष्ट्रीय चैनलों पर और जहाँ जहाँ भी इन बातों को बोलता रहता हूँ। और किसी एक प्रदेश में, खास प्रदेश में लोग कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ भी गया था तो कहा कि भाई यहाँ की सरकार को शराब बंद करना चाहिए। तो हमने कहा छत्तीसगढ़ के लिए शराब है, बाकी जगह क्या वो गंगा जल है? शराब तो सबके लिए शराब ही है ना। जो जिस देश की सरकारें या जिस प्रदेश की सरकारें शराब के ऊपर चलती हों, उनके टैक्स से चलती हों, वहाँ की जनता कैसी होगी? आपको इतने टैक्स की जरूरत क्या है कि शराब से आप टैक्स लोगे? आप शराब से करोड़ों लोगों को बीमार कर रहे हो, लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सारा कारण तो वही है। तो आप पहले बीमारी पैदा करते हो और फिर कुछ पैसे देके कहते हो आओ तुम्हारी बीमारी को हम दूर करते हैं। तो पहले एक छापड़ आपको हम जोर से मारें, फिर कहे कि आओ एक बिस्किट खा लो भाई, आपका हम प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये वही हालत है और अज्ञानता के कारण। जब तक ज्ञान नहीं होगा, अब सरकारें कहती हैं कि शराब से हमें टैक्स मिलता है तो जनता की सेवा करने के लिए हमको शराब पिलाना पड़ेगा। कमाल है, तो भारत को ऐसी विद्या कभी नहीं सिखाया था। हम हंस ही सकते हैं, मुस्कुरा ही सकते हैं इस पर, लेकिन ये बड़ी कठिन समस्या है और सत्ताधीशों को ये सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों को बैन करना चाहिए। बिल्कुल। और बैन करके अच्छी शिक्षा लोगों को दे दें। जिस देश में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा होती है, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा होती है, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता है, रामराज्य उसी को कहते हैं। और परीक्षित के शासनकाल में ये था। अब फिर से अगर ये स्विट्जरलैंड में आ गया तो स्विट्जरलैंड में रामराज्य आ जाएगा, भारत देखता रह जाएगा। रामराज्य कहीं का कोई बस में नहीं है। ये चीज़ें आपके देश में होनी चाहिए। तो ज़रूरत नहीं है जनता को शराब पिलाना, ज़रूरत नहीं है उनको गांजा भांग स्मैक देना, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो नारकोटिक्स को तो थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। स्कूलों में तो अब नारकोटिक्स पहुंच गया है, स्कूलों में अब ड्रग्स दिए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर तो ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर भारत भारत करते रह जाएंगे। बाकी चीज़ों पर जीडीपी देखते रह जाएंगे। जीडीपी से थोड़ी शराब रुक रहा है, जीडीपी से वो पीने वाले के ऊपर थोड़ी, वो तो जानता नहीं जीडीपी क्या होता है, बोला पौआ कहाँ ये ले आओ, उसको तो पौआ से मतलब है। तो मुझे लगता है सरकार अगर बैन करेगी तो ये जनता के हित में होगा, हमारी नारी शक्ति के हित में होगा, उस पुरुष के लिए भी हित में होगा जो अपने लीवर खराब कर रहे हैं, किडनी खराब कर रहे हैं और फिर कार्ड लेकर के इलाज कराने जा रहे हैं। तो ये तो जनता को समझना होगा। और 5 साल में जब एक बार मौका आता है तो एक बार सोच समझ के उनको, भाई ये काम करोगे कि नहीं, तब तो हम देंगे। अब हम मुर्गा और दारू पे ही वोट देते हैं तो फिर सरकारें भी वैसे ही आएंगी। सतगुरु जी, 2024 में किसकी सरकार बन सकती है लोकसभा में? मैं इतना पक्का हूं कि राष्ट्रवादी सरकार बनेगी और धर्म और न्याय और सत्य के पक्ष में रहने वाले लोगों की सरकार बनेगी। मैं किसी दल का नाम नहीं ले सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं, जो दल राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, सनातन हित के लिए काम कर रहा है, मनुष्यता के लिए काम कर रहा है, वो पूरे भारतवासियों की निगाह में है। और ऐसे ही लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे और उनमें भी बहुत अभी सुधार की गुंजाइश है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, चौराहे पर हम खड़े हैं, 4 रास्ते हैं। एक रास्ते पे मशीन गन लेके कोई खड़ा है, एक पर तलवार लेके खड़ा है, एक पर डंडा लेके खड़ा है, एक पर कोई झापड़ लेके खड़ा है, थप्पड़। तो अभी हम थप्पड़ की तरफ से जा रहे हैं। सुधार तो ये हो जाए कि वो नमस्कार करके हमको उस रास्ते से जाने दें, लेकिन अभी तो थप्पड़ की तरफ से ही जाना चाहिए, क्योंकि बाकी तो हमारा जान ही ले लेंगे। और वो दल सभी लोग जानते हैं कि कौन सा वो राष्ट्रवादी दल है, कैसे हम उनके साथ खड़े होकर के अपने देश को बचा सकते हैं। और बाकी सब फ्री हैं, मतदान उनके हाथ में है, अपने अपने विवेक के अनुसार लोग मतदान करेंगे। मैं मतदाता जागरण यात्रा जरूर निकालता हूँ। अभी हम शायद 27 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक राजस्थान में मतदाता जागरण यात्रा निकालेंगे, जहाँ कम से कम सैकड़ों साधु और हमारे आनंदम धाम पीठ के लोग जा कर के जयपुर, उदयपुर, सब जगह मतदान कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे अभी मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ में बहुत विराट रैलियों की तरह मतदाता जागरण यात्रा निकली। अब हम राजस्थान जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश भी जाएंगे। तो हम जागरण के लिए लोगों को कह सकते हैं, पर वोट उनको किनको देना है वो खुद समझ के देंगे। नरेंद्र मोदी जी के 5 साल का जो कार्यकाल अभी पूरा हो रहा है, ये कैसा कार्यकाल रहा है? एक्सीलेंट। कोई न मुझे डर लगता है, न भय लगता है, न मैं किसी का चमचा हूँ, न किसी का गुलाम हूँ। धारा 370 का हटना, एक व्यक्ति परिवार से ऊपर उठकर भारतवासियों को ही परिवार मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप देखो, वो 3 तलाक का ये होना, वो तो कहीं उन्होंने ये नहीं कहा, कहीं हिंदू मुसलमान भी नहीं लाया।
वो प्रत्येक भारतीयों के लिए 140 करोड़ 45 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, पर हम किसी को महामानव नहीं मान सकते कि सब कुछ एक ही बार में कर दीजिए। अगर तरीके सही हैं चलने के तो हम विश्वास कर सकते हैं। हम कर्मों से विश्वास करते हैं लोगों के ऊपर, तो वो सिर्फ कहते नहीं, उन्होंने बहुत सारे कर्म करके दिखाए हैं। कोविड से भी बहुत अच्छे तरीके से निपटा है उन्होंने, और मुझे लगता है कि भारत के लोगों के प्रति उनके हृदय में प्रेम है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बनेगी? देखिए, मैं स्पष्टता आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा है और भारत के लिए उन्होंने काम किया है। अब भारत की जनता को ये निर्णय लेना है कि उनको किनका शासन चाहिए, किस रूप में शासन चाहिए। वो केवल जातियों के नाम पर, केवल पंथ के नाम पर, केवल या जो जनगणनाएं जो हो रही उनके नाम पर देंगे, या सबके विकास के लिए देंगे। मुझे लगता है एक ऐसी सरकार जो सबके लिए समान रूप से सोच रही हो, वैसी सरकार को चुनना होगा अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और नहीं तो अभी आप देख ही रहे हैं विश्व में जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं कि भारतवासी एकदम अनपढ़ हैं, वो सब देख रहे होंगे कहाँ कहाँ युद्ध चल रहा है, कहाँ कहाँ अशांति है, किस कारण से अशांति है, डेमोग्राफी कैसी है भारत की, कैसे राज्य बदल जाते हैं, कैसे जिले बदल जाते हैं, कहाँ आप असुरक्षित हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भारतवासी देखते हैं और भारतवासियों को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। और आज जो लोग ये जाति पाति कर रहे हैं ना, इनका सारा जाति पाति समाप्त हो जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में समाप्त हो गया। अफगानिस्तान में एक ही लोगों की सरकार थी, एक ही जैसे लोग थे, पर हवाई जहाज के चक्के पकड़ के भाग रहे थे, पहिया। उनको भी पता था कि हवाई जहाज के पहिए को पकड़ करके अपनी जिंदगी को बचाई नहीं जा सकती, पर जिंदगी इतनी मूल्यवान लग रही थी कि मनुष्य अपना विवेक खोकर चक्के पकड़ के भाग रहा था। और वो भागने वाले कौन लोग थे, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र है, वही लोग भाग रहे थे। तो मुझे लगता है भारत की 145 करोड़ जनता, 40 करोड़ जनता शांति प्रिय लोगों को, जो अशांति न फैलाएं और इस देश को विकास की ओर ले जाएं, वैसे लोगों को चुनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।